नमस्कार दोस्तों, सीटेट की एक और क्लास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? देखिए दोस्तों, एक कथन है। क्या है? कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है, किसने कहा है? तो आप लोग याद रखेंगे स्किनर ने, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन किनका है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मनोचिकित्सक स्किनर का ये दोस्तों कथन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इलेक्या क्या है? दोस्तों बतानी है कि इलेक्या क्या है। तो देखिए, इलेक्या दोस्तों है पढ़ने की अक्षमता, यानी कि ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता को इलेक्या कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क भी कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे स्टार मार्क आप लोग अवश्य कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पढ़ने की अक्षमता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ये दोस्तों बतानी है कि एक नवजात बच्चे के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं जन्म के समय। तो आप लोग याद रखेंगे कुल 270 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जन्म के समय या नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कुल दोस्तों 270 हड्डियां होती हैं। बाद में दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और बाद में क्या हो जाता है, एक सामान्य मनुष्य की तरह वो हड्डियां हो जाती है। आप सभी को पता होनी चाहिए, इसे आप लोग अवश्य ही याद रखेंगे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 270। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ये दोस्तों बताने है कि एक बालक अपनी मां को पहचानना कब शुरू कर देता है, मां को पहचानना? तो आप लोग याद रखेंगे 3 माह में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी, एक बालक अपनी मां को 3 माह में ही पहचानना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 3 माह। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों ये हमें बताना है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए बालक की जिज्ञासा के साथ? तो आप लोग याद रखेंगे बालक की जिज्ञासा को दोस्तों शांत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ये दोस्तों बताने कि भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1930 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। दोस्तों बतानी है कि प्राइमरी लेवल पर नहीं दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर, यहां पे माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि है। तो आप लोग याद रखेंगे आगमन निगमन विधि, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो आप लोग याद रखेंगे आगमन निगमन विधि शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों एक एक प्रश्न सितंबर में होने वाले सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ये दोस्तों बतानी है। गणित शिक्षा शास्त्र से यह प्रश्न है। बतानी है कि कोई छात्र वृत्त तथा गोले में क्या करता है? तुलना करता है। तो बतानी है कि वह किस उद्देश्य की पूर्ति
करता है, तो आप लोग याद रखेंगे अवबोध उद्देश्य की वो पूर्ति करता है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी छात्र अगर वृत्त तथा गोले में तुलना करता है तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे अवबोध उद्देश्य की पूर्ति वो बालक कर रहा है, वो छात्र कर रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए, हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो देखिए, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किसी अध्यापक को दोस्तों विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए किसी भी अध्यापक को ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए। एज अ टीचर, शिक्षक होने के नाते आप लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, विश्लेषण विधि का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता बतानी है कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटो, यानी कि ऑप्शन ए गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेटमेंट को दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। बिल्कुल दोस्तों, विज्ञान यही है, अवधारणा पर है और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। तो ये कथन क्या है, गलत नहीं है। अगला कथन हम लोग पढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। यह भी दोस्तों कथन क्या लग रहा है, बिल्कुल सटीक लग रहा है, सही लग रहा है। अगला कथन पढ़ते हैं, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो एकदम सुटेबल है। विज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है, सही है। तो अब जो ऑप्शन डी में है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट दोस्तों यही गलत होगा इस प्रश्न के अनुसार। चलिए स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है विज्ञान चारों ओर घटित होने वाले सभी घटनाओं को सामने लाता है। बिल्कुल दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाले सभी घटनाओं को सामने नहीं लाता है। यह स्टेटमेंट क्या है, विज्ञान के बारे में रॉन्ग है, गलत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी कथन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि प्राथमिक विद्यालय में साइंस म्यूजियम बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत को डालना, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। प्राथमिक विद्यालय में यानी कि प्राइमरी स्कूल में विज्ञान संग्रहालय यानी कि साइंस म्यूजियम बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कि छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत को डालना, यह प्रमुख उद्देश्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी किससे संबंधित है। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे व्यवहार के विज्ञान से, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी में किसी भी मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन होता है, व्यवहार के विज्ञान से साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है दोस्तों, ये बतानी है कि इनमें से कौन सा एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करेंगे दोस्तों, ये जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चारों विकल्प आप लोगों के सामने है, अपने अनुसार आप लोग कमेंट हमें जरूर करेंगे कि इनमें से कौन सा एक गुण है जो एक सफल शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प को। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रयोगशीलता, बिल्कुल दोस्तों ये हो सकता है प्रयोगशीलता। उसके बाद है समयबद्धता, समयबद्धता भी हो सकता है, और उपयुक्तता। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ये दोस्तों बतानी है कि बच्चों में समझ को विकसित करने के लिए इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक एक विकल्प को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए पहला है कि वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करना। ये दोस्तों काफ़ी हद तक सकारात्मक लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी आंसर को नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग बाकी विकल्पों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्या है, उन्हें प्रयोगों से दूर रखना। ये दोस्तों क्या है, ये गलत है, बच्चों को प्रयोग से क्यों दूर रखना है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखना। ये भी दोस्तों क्या है, रॉन्ग है, गलत है। उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखना, ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी हो रही है, तो वही हो रही है दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रयोग में बच्चों की मदद करना। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद करना, हेल्प करना। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसे दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। दोस्तों ये बताने कि प्रयोगशाला पद्धति में इनमें से किस पर बल दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है, तो प्रयास और त्रुटि इस पर भी बल दिया गया है, करके सीखना इस पर भी बल दिया गया है, और अनुभव प्राप्त करने के लिए इस पर भी बल दिया गया है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि उपर्युक्त में सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। ये दोस्तों बतानी है कि ईवीएस की जो प्रकृति है निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चे कम गलतियां करें, यानी कि ऑप्शन ए इसी का दोस्तों ईवीएस जो है वो समर्थन नहीं करती है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बच्चे कम गलतियां करें, इस बात का समर्थन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति नहीं करती है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है किस विधि से। दोस्तों ये बताने कि किस विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। दोस्तों हिंदी शिक्षा शास्त्र से यह प्रश्न है, हिंदी पेडागोजी से प्रश्न है। तो आप लोग याद रखेंगे आगमन विधि में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है आगमन विधि में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौन वाचन से क्या लाभ है। ये दोस्तों बताने कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो आप लोग याद रखेंगे ज्ञान की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मौन वाचन से क्या लाभ है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्ञान की वृद्धि, यही लाभ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, भाषा की शिक्षिका का विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग
करती हैं। तो बतानी है कि वह किस विधि का प्रयोग करती हैं, ये दोस्तों बतानी है। देखिए प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। भाषा की शिक्षिका यानी कि दोस्तों हिंदी की जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो क्या करती हैं कि विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं? वर्ग पहेली का। तो हमें बतानी है कि वह किस विधि का प्रयोग कर रही हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वह खेल विधि का प्रयोग करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि खेल खेल में वो बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती हैं, उनका यही उद्देश्य है। वर्ग पहेली का वो प्रयोग करती हैं, खेल विधि का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? दोस्तों सामाजिक विज्ञान से प्रश्न है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेष प्रमुख थे? तो आप लोग याद रखेंगे, ऋग्वेद काल में जो 3 देवता प्रमुख थे वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ये 3 देवता दोस्तों क्या थे? विशेष करके प्रमुख थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 देवता कौन कौन प्रमुख थे? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नि, इंद्र तथा सोम, ऋग्वेद काल में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे विनय पिटक जो है ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग थी कि इसे के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों बतानी है। देखिए रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की क्या थी? बहुत ज्यादा मांग थी। तो बतानी है कि जब इतनी ज्यादा मांग थी तो इस काली मिर्च को क्या कहा जाता था रोमन साम्राज्य में? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे काला सोना कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी ब्लैक गोल्ड। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग होने के कारण इसका दोस्तों एक उपनाम दे दिया गया था और वो नाम था काला सोना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ये दोस्तों में बतानी है कि गर्भगृह का क्या मतलब होता है। देखिए आप लोग आजकल भी इस शब्द को बहुत ज्यादा सुनते होंगे, मंदिरों से संबंधित ये शब्द है दोस्तों। गर्भगृह क्या है? हिंदू मंदिरों का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब हमें बतानी है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए गर्भगृह में दोस्तों क्या होता है? ये वह स्थान होता है जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई मंदिर में जाते हैं और वहां का मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को जिस स्थान पर रखा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। वह स्थान जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था या रखा जाता है, आज भी क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, खास करके दोस्तों टीचर से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी करने के लिए या जितने भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सभी के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को दोस्तों जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो क्लास प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को प्रतिदिन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।